पाकिस्तान का बेतुका बयान आया है। पाकिस्तान ने बाढ़ का जिम्मेदार भारत को बता दिया है। अब जहां पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान मर रहा है, कट रहा है, डूब रहा है, मिट रहा है, उन सभी चीजों के लिए वो भारत को जिम्मेदार बता देता है। अभी पाकिस्तान डूब रहा है, बाढ़ में डूबे पाकिस्तान का बेतुका बयान आया है। पाकिस्तान ने बाढ़ का जिम्मेदार भारत को बता दिया है। अब जहां पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान मर रहा है, कट रहा है, डूब रहा है, मिट रहा है, उन सभी चीजों के लिए वो भारत को जिम्मेदार बता देता है। शहबाज सरकार ने प्लानिंग मिनिस्टर, शहबाज सरकार में जो प्लानिंग मिनिस्टर है एहसान इकबाल, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार है। इकबाल ने कहा है कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत ने अलर्ट दिया, नहीं तो लाखों पाकिस्तानी मारे जाते। एक बार नहीं, 4-4 बार अलर्ट भेजा कि बच सकते हो तो बच लो, क्योंकि पानी आ रहा है और ये तलवार की धार से कम नहीं है, गला रेतते हुए निकल जाएगा। और भारत ने बताया, भारत ने मैसेज दिया, अलर्ट दिया, इसलिए पाकिस्तानी बचे हैं। तो ये पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी आवाम ये कह रही है कि भारत है तो जिंदा है, लेकिन हुक्मरान कह रहे हैं सिरा सर कि भैया इन्होंने ही मार दिया। पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो कह रहे हैं कि पानी बम भेज दिया भारत। देखिए बहुत बुरी हालत। हाँ, अभी 700 लोग तो मारे जा चुके हैं, 1000 से भी ज्यादा घायल हैं। और पूरा इस बार क्या हुआ है, पूरा पंजाब और पूरा खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने अभी बम उड़ाकर ये लगा के, एक्सप्लोसिव लगा करके एक बांध को तोड़ा है बचाने के लिए पंजाब। तो भारत ने तो उनको अलर्ट कर दिया। यदि भारत अलर्ट नहीं करता तो इनके सारे बांध टूटते जिसके ऊपर में उनको तोड़ना पड़ता, क्योंकि इतनी भयंकर हालत। तो ये कहना कि भारत तो इनको बचा दिया इनके, क्योंकि वहाँ के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ हम हमदर्दी रखते हैं। वहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ के ये जिहादी एलिमेंट हैं, उनके लिए। मगर ये देखिए जो आपने कहा ना कि भारत ने, तो ये कहना है कि भारत ने भेज दिया। ये बारिश जो हो रही है, पूरी तबाही जो है, ये तो तबाही आपको अल्लाह से के ऊपर से आई है। और आपने जो किया है, यदि आपने कुछ किया होता, पूरा का पूरा जो ये सतलज जो रिवर है, जो रिवर लाइन है, उसमें 6 रिवर है, अभी तभी में केवल बाढ़ आई है। ऊपर में यदि आप देख लीजिए, इंडस जो हम सिंधु कहते हैं, यदि हम उसको चिनाब कहते हैं, जब हम झेलम कहते हैं, जब हम इसके नीचे रावी, सतलज, ब्यास, इसमें सब अभी पानी आने वाले बाकी हैं। भारत ने अभी रोक रखा है सतलज और रावी के ऊपर, यदि खोल दिया तो पूरा पाकिस्तानी ढह जाएगा। इनके इरिगेशन मिनिस्टर की जो बात है ना, ये एक कंट्रोवर्शियल है। ये खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं उसको। वो कह रहे हैं कि ईस्टर्न जो रिवर्स है हमारे, ये झेलम और रावी की बात कर रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि ना क्लाइमेट चेंज हुआ इसलिए इस बार ज्यादा बारिश हुई है। तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ खुद बारिश हो रही है, हम मर रहे हैं। और गिलगित बाल्टिस्तान में ग्लेशियर पिघल रहा है, वहां फ्लडिंग हो रही है। और आपको ये भी मालूम हो कि कराची ना फ्लडिंग से परेशान है, कराची में फ्लडिंग हो रखी है। तो ये कौन करे? ये तो अल्लाह मियां की कृपा है आपके ऊपर, ये हम नहीं कर रहे। और हमने एक बांध खोला था, दूसरी बांध के लिए हमने मंगलवार को भी हमने आपको वार्निंग दी और बुधवार को भी वार्निंग दी हमने। दूसरे भी हम खोल रहे हैं। तो पता ही है ना सर, भारत जब मारता है तो कहकर मारता है, पीठ में खंजर नहीं घोंपते हम तो सामने से अटैक करते हैं, प्रतिशोध अगर हमको लेना होता है। अगली खबर, नेटो एडवाइजरी कमेटी की तरफ से, जो नेटो के एडवाइजर हैं क्रिस्टल कॉल, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। टैरिफ विवाद से दोनों देशों के संबंधों को बड़ा नुकसान हुआ है। यूएस भारत के संबंधों को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत संग दोस्ती की 25 साल की मेहनत खत्म हो गई है। 2.5 दशक की कड़ी मेहनत से संबंध बने थे और संबंध अब खत्म हो गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें सिन्हा सर, तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप उछल कूद मचा रहे हैं, बाबरी बयानबाजी कर रहे हैं और उनके देश को लोग पछता रहे हैं कि ये क्या हो गया। हमने जो 2.5 दशक मेहनत की थी, इतने बड़े मुल्क के साथ जो संबंध बनाया था भारत के साथ, जिससे पूरी दुनिया संबंध बनाना चाहती है, वो ट्रंप की वजह से खत्म हो रहा है। देखिए विद्या क्या है, जो क्रिस्टल कॉल की बात कर रहे हैं, पूरे एडवाइस इंक्लूडिंग जो मेगा उनकी पूरी की पूरी ये टीम है, वो भी कह रही है कि आपने क्या कर दिया। जो ट्रंप उछल रहे थे, टैरिफ वॉर, आर्ट ऑफ डीलिंग, ये सारी के सारे, आज तो पूरा अमेरिका के अंदर में जो इनकी रेटिंग है वो कहाँ इतनी नीचे चली गई है, लोग खड़े हो गए। और भारत के साथ संबंध 25 साल की जो पूरी अथक परिश्रम, और ये नहीं
अमेरिका के पूरे लीडरशिप, उसके डिप्लोमेट्स, उन्होंने ही जोड़ा था, क्योंकि आपने तो हमारे पीठ में खंजर घोड़ा था 71 में। उसके बाद हमारी जो चीजें हुई और भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन्होंने बनाया, मोस्ट फेवर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही बोलते थे भारत के साथ संबंध, उसको आपने एक झटके में तोड़ दिया। और क्या यही सोच रहे थे कि शायद उन्होंने कोई चालाकी कर रहे हैं, टैरिफ वॉर, ही वाज थिंकिंग कि इंडिया विल कम। इंडिया ने यह बता दिया कि आपका पानी स्थिर है, आपने सुना ना प्रधान मोदी को, पानी के ऊपर हम कंकड़ नहीं फेंकते और हम उसके ऊपर मजे नहीं करते, हम तो वो हैं कि नदियों की धारा मोड़ देते हैं। तो हम भारत ये है, भारत तो अभी तो देखिएगा ना नदियों की धारा जब मुड़ेगी, जो ये टैरिफ वॉर का। और इस बात का एहसास अगर अमेरिका में बैठे हुए बड़े बड़े सलाहकारों को हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त काम कर रहा है और अमेरिका जो चाह रहा है भारत के साथ, अगर भारत वो करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, ट्रंप के ट्रेड सलाहकार विवादित बयान दे रहे हैं। एक तरफ देखिए पछता रहे हैं कि भाई ट्रंप ने 2.5 दशक का संबंध खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ जो ट्रेड सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि यूक्रेन जंग मोदी की वजह से है। ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने यह बयान दे दिया है, भारतीय बहुत अहंकारी हैं, और पीटर नवारो की तरफ से बयान आया है, रूस से तेल खरीदकर वॉर मशीन चला रहा है भारत। अरे भाई तुमने कितने बिलियन मिलियन डॉलर दिए हैं यूक्रेन को, इसका अंदाजा श्याम सर क्या किसी को बताने की जरूरत है कि यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है? मैं तो वहां रिपोर्टिंग करके आया हुआ हूं, वहां लोगों को मैंने सुना है, जाना है, वहां देख कर आया हुआ हूं 4 महीने तक कि अमेरिका से जो पैसा और हथियार या फिर नेटो देशों से जो पैसा और हथियार आ रहा है, पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहा है, वो कैसे आ रहा है। तो यूक्रेन युद्ध और रूस युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। देखिए ये मतलब क्या पगला गए हैं क्या ये लोग? भारत तो कई बार कह चुका है, आप कह रहे हो मोदी का युद्ध है, अरे भाई हम तो कई बार कह चुके हैं आपको, हमारे मोदी जी कई बार कह चुके हैं आपको ये युद्ध का समय ही नहीं है। आप हमें ब्लेम कर रहे हो कि आप तेल खरीद रहे हो रशिया से और वो फंडिंग हो रही है रशिया की, और एक तरह से वो युद्ध हो रहा है। एक्चुअली उनका बयान भी पूरा विरोधाभासी है, वो खुद भी नहीं समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। उनके बयान को काटा भी गया है, उनके बयान को काटा भी गया है, उनके एक्सपर्ट्स ने ही काटा है और उन्होंने कहा है कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हम एक और बात कहना चाहते हैं कि देखिए अगर आप टैरिफ हमारे ऊपर लगाते हो तो टैरिफ की मार आपके ऊपर भी पड़ेगी, हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे, हम तो किसी न किसी तरह का रास्ता खोज भी लेंगे। लेकिन रशिया जो कर रहा है, और ये क्या यूरोपियन यूनियन के यूरोपियन कंट्रीज क्या एनर्जी रशिया से नहीं खरीद रहे? क्या वो युद्ध की फंडिंग नहीं कर रहे हैं? तो ये कैसे हो सकता है कि आप हमें कह रहे हो? खुद अमेरिका कर रहा है, खुद अमेरिका रूस के साथ ट्रेड कर रहा है, चीन के साथ कर रहा है। मतलब पर्दे के पीछे आप गुल खिलाएं और सामने कहें कि देखो भैया आप नहीं करो क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो तुम करोगे तो हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा तो वैसे भी जब वक्त पड़ा है तो रूस ने ही साथ दिया, तुमने तो छल प्रपंच से पाकिस्तान का साथ दिया। देखिए विद्या, आपको ना पीटर नेवारो के बारे में जानना और आपके दर्शकों को जानना पड़, ये पीटर नेवारो 3 महीने तक जेल में रह के आए थे, ये डीप स्टेट के हिस्सा हैं। ये जो कहते हैं ना कि भारत डीप स्टेट बता दीजिए सर दर्शकों को। देखिए डीप स्टेट ऐसा होता है, ऐसा कहा जा रहा है अमेरिका के अंदर में, जो मागा वाला आया था कि इवन ट्रंप वो डीप स्टेट से ही चुन के आए हैं सेकंड टर्म में। डीप स्टेट ने उनको दिया था चीज़ों को करने के लिए। अब डीप स्टेट में कौन कौन है ये तो आप, डीप स्टेट में वहाँ के लोग जो भी हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के भी शामिल हो जाते हैं। तो वो ये गेम खेला जाता है पेंटागन से भी और उसकी बड़ी व्यवस्थाओं के ऊपर में कि पूरे विश्व में कैसे हम अपना आधिपत्य, ये जो कहते हैं ना यूनिपोलैरिटी को बनाकर रखें, केवल हम ही वर्चस्व लेंगे और कोई नहीं हो सकता। इसलिए वो गेम, तो देखिए आपके सत्ता को बदलना, भारत में भी ये गेम खेला जाता है कि किसी तरह भी जो अभी ट्रंप, देखिए टैरिफ वॉर के अंदर में कौन 104 जो हमारे 1.4 बिलियन लोग हैं, 140 करोड़ वो विजयी होकर के आए। अभी आपको उस चीजों को वो करेंगे कि यहाँ भी सत्ता बदले, इसकी कार्रवाई चलती है, मगर आप उसको डिफीट कैसे करते हैं? तो वो जो बातें करते हैं कि नहीं आपने रशिया से तेल खरीदा इसलिए आपको 25 + 25 50% करेंगे। भारत ने कहा कर लो भाई, कर लो, हम तो ये मैंने आपको पहली बार बताया कि आप कर लो। हम लोग तो ऐसे लोग हैं, भारत के लोग जो नदियों के धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। ठीक, हम लोग वो नहीं है कि आप इनको, आपको पता है अमेरिका में $37 ट्रिलियन की इनके ऊपर डेट,
ये तो थमी हुई पानी है, उसमें कीचड़ है, उसमें बदबू आ रही है। हम उस पर कंकड़ नहीं फेंकेंगे, हमें कुछ नहीं। 1% हमारा 2% ऑफ GDP भी नहीं, 1% से हमारा इनका ट्रेड होता है। 40 बिलियन कुछ नहीं है। वो तो $5 आता है ना जो रशिया से अभी कॉल का आएगा, उनको आप इकट्ठा करो और जो भी हमारे छोटे हैं या जो ये करते हैं उनको दे दीजिए। एक आप इंटरनेशनल इतना मार्केट पैसा में ये भी खबर चल रही है कि इंडियन करेंसी के जरिए भारत क्या इस ट्रेड वॉर को जीत सकता है, और इंडियन करेंसी की बदौलत क्या भारत अमेरिका को अब पीछे धकेल देगा। एक चर्चा चल रही है, हालांकि अभी इस पर लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार अटैक हुआ है। रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन बिल्डिंग पर यह अटैक हुआ है। हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ा हमला इसलिए है क्योंकि कीव में उस जगह हमला किया गया है यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन बिल्डिंग पर। और मैं तो यहाँ गया हुआ हूँ, मुझे पता है ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है। यानी कि यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको तैनात रखा जाता है। मैं इसके पास ही रुका हुआ था जब मैं कीव में था। तो ये जो बड़ा हमला है रूस की तरफ से, ये क्या एक नया मोड़ इस पूरे युद्ध को दे सकता है सिरा सर? एब्सोल्युटली। देखिए कहाँ हुआ है, आपने तो यूरोपियन यूनियन के उसके ऊपर, इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल जो उनकी है ना, उसके ऊपर हमला हुआ है। इसके पहले अमेरिका का वहाँ था रोमानिया के साथ के इलाके में जो उनकी थी, वहाँ पर ड्रोन फैक्ट्री बनाते थे, उस पर हमला किया। तो रशिया जो अभी हमला कर रहा है, और ख़ास करके कीव के ऊपर में 600 गिरॉन 2 ड्रोन आए हैं। उसके बाद उनकी किंजल मिसाइल है जो Su-57 है वो लेकर उड़ा था। अभी तो ये चीज़ शुरू हुई है, आप देखिएगा आर्सेनिक का भी यहाँ पर हमला आएगा। तो ये जो फेस चल रहा है, ये तो आपको कीव की वही हालत होगी जो आपने गाजा के अंदर में देखा है, जो बिल्डिंगों की हालत हुई ऐसे ही है। और ये कैपेबल है, अभी तो ये शुरू हुई। कोई कहता था ना कि हम क्यों रशिया इतना दिन तक इनको छोड़ रखा है, क्यों नहीं 7 दिन में ख़त्म कर देता है। वो धीरे धीरे तिल तिल करके मारेगा और स्ट्रेटेजिक जीत होनी है आर्टिक के ऊपर में और पूरे ऊपर में। मनोबल तोड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। मुझे एक बात ये है, एक सवाल मेरे जहन में है कि क्या क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग पर हमला हुआ है, अब सीधे नेटो देश उसमें उतरेंगे? देखिए अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि देखिए ये एक 7 से 8 बिल्डिंग पे उन्होंने कई जगहों पे अटैक किया है, और सभी ऐसे जगह थे जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस थे, और उन्होंने बेसिकली मनोबल तोड़ने का काम किया है। और जेलेंस्की कह रहे हैं कि ये बैलिस्टिक बातें कर रहे हैं, टेबल पे आना नहीं चाहते। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रशिया का कहना है कि तुम्हारी नाटो की आहट हटानी है, तो वो वहां जहां पर पिंच करते हैं, जहां पर ज्यादा सब पिंच हो। और एक तरह से अब देखिए रिहायशी इलाकों पर अटैक किया उन्होंने, तो कई लोग तो गुहार लगाएंगे इसके ऊपर। और देखिए यूके ने रशिया के एम्बेसडर को तलब किया है, और उन्होंने उनको समन किया और उनको वार्निंग दी है कि ये गलत हो रहा है। ठीक है ये सर, भी किया उन्होंने। एक और बड़ी खबर, रूस और चीन की नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है। दोनों देशों की सबमरीन का एशिया पैसिफिक इलाके में संयुक्त गश्त। युद्धाभ्यास में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन शामिल किए गए। मॉस्को और बीजिंग के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग में ये एक अहम कदम है, और इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश देने की तरह भी देखा जा रहा है। क्या संदेश है सर? देखिए नेवी का प्रश्न अगर कहें तो मैं ले लूं। जी सर प्लीज। देखिए ऐसा है कि सबमरीन की पेट्रोल कंबाइन करना एक बहुत ही टफ टास्क है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि कम्युनिकेशन अंडर वाटर स्टैब्लिश करना होता है और पेट्रोल के एरियाज डिजिग्नेटेड किए जाते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया और चाइना सबमरीन की और इसके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, ये आसान काम नहीं है, और क्योंकि बहुत सारे इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। और 2021 में भी उन्होंने, देखिए जहां तक कि अलास्का की बात करें हम या पैसिफिक की बात करें, तो या जापान के चारों तरफ 2021 में पहली बार ये 10 से ज्यादा इनका शिप चाइना और रशिया का मिलके जापान के चारों तरफ घूम गया था, और उन्होंने एक पोस्चरिंग दिखाई थी वेस्टर्न पैसिफिक में पूरी तरह से। और उसके बाद से ये बाय द वे हर साल एक्सरसाइज करते हैं वहां पे, और ये कंबाइंड पेट्रोल करके अपनी जो मसल फ्लेक्सिंग करते हैं अमेरिका के इसमें। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये व्लादिवोस्टॉक का इलाका है, बेरिंग सी का इलाका है, बेरिंग सी और व्लादिवोस्टॉक, वहां पर सबमरीन वाली है।
वहाँ पर उनकी जो पैसिफिक फ्लीट है ये पूरी की पूरी लग गई। उसके बाद नर्दर्न फ्लीट जो है वो उनका केला पेनिनसुला के ऊपर आर्टिक रीजन में लगा। उसके अलावा उन्होंने कैलिनिंग्राड के ऊपर में जो बाल्टिक सी है उसके ऊपर में अपनी बाल्टिक फ्लीट लगाई है और नीचे जो काला सागर है वहाँ पर अपनी फ्लीट लगाई है। जी। तो ये जो एक चार तरफा उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं उसमें ये बहुत रूस इंपॉर्टेंट और चीन अगर मिल जाते हैं तो अमेरिका को कैसे टक्कर दे सकते हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता जी, रहे हैं सर, जी। लेकिन आपने बहुत सारी बातें ऐड ऑन कर दी हैं, बता दी है। लेकिन एक और बड़ी खबर, कैरिबियन तट पर अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव देखने को मिल रहा है। वेनेजुएला ने युद्धपोत और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते वेनेजुएला की सीमा पर 4000 मरीन के साथ 3 वॉरशिप भेजे थे और वेनेजुएला ने यूएन से विवाद पर हस्तक्षेप की मांग की थी और यूएन से अमेरिकी सैन्य तैनाती पर तत्काल रोक की मांग की थी, लेकिन बात पूरी नहीं हुई। श्याम सर, इस सवाल को आप ही ले लीजिए। तो अब इसका हल क्या ये है कि दोनों लड़ेंगे? देखिए, लड़ाई की बात नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक डिक्टेट दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ये ड्रग माफिया जो है, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है, ये कैरेबियन का एरिया जो है, वहां पर हम ड्रग जो कार्टेल्स हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। और वहां के राष्ट्रपति जो है वेनेजुएला के, उनको उन्होंने एक तरह से वो घोषित कर रखा है, उनको पर इनाम घोषित कर रखा है उनको पकड़ने के लिए। वो चाहते हैं उनको गिरफ्तार करना, जबकि वहां के लोग ऐसा नहीं मानते। और उन्होंने कहा है कि हम कर तो रहे हैं लड़ाई, हम गए हैं कोलंबिया के बॉर्डर पर और हम ड्रग को जो ट्रैफिकिंग है उसको हम रोक रहे हैं। लेकिन इनका एक यूएसएस जो एक डिस्ट्रॉयर है, इनका गाइडेड डिस्ट्रॉयर और एक एटॉमिक पावर सबमरीन है, ये दोनों यहां से सेल कर चुकी है और ये अगले हफ्ते वहां पहुंच जाएगी। और अगेन ये मसल फ्लेक्सिंग है, दिखाना है उनको कि हम इस सीरिया में भी अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जहां भी अपनी बात कहना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, वहां अपनी फौज भेज देते हैं और उसको चाहते हैं कि लड़े। और कोलंबिया पे भी भेज रहे हैं। जी देखिए क्या हो रहा है इसको वेनेजुएला के अंदर में जो मैडुरो है जूनियर, हाँ, उनकी सत्ता को बदलना चाहते हैं। तो कहानी ये है, अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जेरॉन 2 रशियन मिसाइल्स के 2000 तो आ चुके हैं, वो लग चुके हैं। उसके बाद ऑर्सनिक भी लग चुका है। ये क्यूबन क्राइसिस हुई थी 1962 में, जो अंडरबेली है, ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है, उसमें पहली बार पूरा ग्रेविटेट 45 लाख उन्होंने अपने वहाँ पर ये कर दिए हैं। जो ये कहते हैं ना, जो सैनिक हैं उनको किस तरह से वो तो कहते हैं ये फुल फ्लेज नहीं है। 15,000 सैनिक लगाए हैं, पूरे ड्रोन्स हैं, 45 लाख वो कहते हैं मिलिशिया को उन्होंने तैयार कर दिया। जी। तो ये तो अमेरिका के लिए इतनी, और इसी से यदि आप नज़र देखिएगा तो जब हम अलास्का की बात करते हैं ये एकदम कंटिन्यूअस है, ये ऐसा नहीं कि वो अलग है। ये जो चीज़ें हो रही हैं, अलास्का को वेस्टर्न रशिया कहा जाता है, ईस्टर्न रशिया अलग है, वेस्टर्न रशिया का एक हिस्सा है वो अलास्का। तो ये एब्सोल्युटली आप मैप में देखेंगे तो इसी के नीचे अंडरबेली है और ये पहली बार हुआ है 1962 के बाद, क्यूबन क्राइसिस के बाद ये क्राइसिस आई है जिसको अमेरिका झेल नहीं पाएगा।